पिछड़े हुए गांव हैं जी उनको चिन्हित करते हैं जी और वहां जाकर हम विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन करते हैं। जी रहने का अधिकार है, हम्म। वो सिर्फ ये नहीं कहता है कि मुझे जिंदा रहना है। वो 100 लोगों के लिए जगह है, वहाँ पे 411 लोग रह रहे हैं। जी। आप बाजारों में जाइए, आपको तरह तरह की पुस्तक मिलेंगी, लेकिन संविधान का मूल स्वरूप नहीं मिलेगा। क्लाइंट काउंसलिंग भी थी मेरी। तो बहुत सारे प्राइजेस भी आपने लिए हैं, उसके लिए बधाई है आपको। आज 26 नवंबर यानी संविधान दिवस। संविधान दिवस के अवसर पर मैं आज देहरादून के सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुई हूँ। इस आयोजन में एक वाद विवाद प्रतियोगिता हुई है और उसके साथ ही कई सारे जो बीते एक पखवाड़े से यहाँ पर संविधान दिवस को लेकर के आयोजन हो रहे थे, कई तरीके की प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित हुई, उसका पुरस्कार यहाँ पर वितरित किया गया। कई सारे विद्यार्थियों को ये जो पुरस्कार मिले हैं और किस तरीके से इस कार्यक्रम की रूपरेखा रही, हम बातचीत करते हैं कुछ विद्यार्थियों से, यहाँ के प्रधानाचार्य जी से। तो हमारे साथ अभी सिद्धार्थ लॉ कॉलेज के जो प्राचार्य हैं डॉक्टर सराफत अली जी हैं। इस पूरे जो कार्यक्रम जो यहाँ पर संपन्न हुआ है उसकी केंद्रीय भूमिका में प्राचार्य जी यहाँ पर रहे हैं। सर, किस तरीके का आज जो ये आयोजन था वो रहा और क्या लगता है आपको कि आज के इस कार्यक्रम से विद्यार्थियों को जो आप प्रेरणा देना चाह रहे थे या विद्यार्थियों के समक्ष क्या रख पाए? देखिए, हम लोग हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। तो इस संविधान दिवस मनाने का सबसे पहला जो हम लोगों को इसका लाभ दिखाई देता है वो है कि बच्चों के अंदर संवैधानिक वैल्यू को विकसित करना। बच्चे समझ सके कि हमारा ये जो संविधान है, हमारे संविधान के पीछे कितना सैक्रिफाइस हुआ है, तब जाकर हमारा संविधान बना है और हम लोगों को ये मौलिक अधिकार मिले हैं। ये हमारा अपना शासन हम लोग चला रहे हैं, जिसे प्रजातंत्र कहते हैं। हम लोगों को प्रजातंत्र मिला है और इस बहाने हम लोग अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं छात्रों के बीच में करवाते हैं। हम लोगों ने जैसे क्लाइंट काउंसलिंग कंपटीशन कराया, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन कंपटीशन कराया, मूट कोर्ट कंपटीशन कराया। हमने भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली के ऊपर एक पैनल डिस्कशन कराया, जिसमें छात्रों ने अपने अपने टॉपिक के ऊपर, यानी इस विषय से संबंधित जहां उनको लगा कि कोई गैप है और उस गैप को फिल किया जाना चाहिए, वो सजेशन उन्होंने दी है। एक बहुत अच्छा कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया। इस बीच हम लोगों ने लाइव डिबेट कंपटीशन कराया ताकि जो बच्चे हैं उनका स्किल डेवलप हो सके, उनके अंदर आर्गुमेंट करने का स्किल डेवलप हो, ताकि जब वो भविष्य में कभी कोर्ट में जाएं, जुडिशरी में जाएं, तो उनके अंदर अपनी बात रखने का जो स्किल है, जो आर्गुमेंट करने का स्किल है, वो डेवलप हो सके। सर, मैं जो एक विशिष्ट अतिथि आपके थे उनकी बातचीत को सुन रही थी और वो कह रहे थे कि संविधान के सब तक नहीं पहुंचने की बात कही। दूसरा, उन्होंने जो एक वो मानवता के अभाव की जो उन्होंने बात कही कि मानवीय मूल्यों का ह्रास है या विशेष रूप से मानवता के ह्रास की उन्होंने बात की। क्या कारण आपको लगता है कि हमारे पास एक लिखित दस्तावेज संविधान के रूप में उपलब्ध है, प्रस्तावना से लेकर के वो अपने अंतिम अनुच्छेद तक कहीं न कहीं इस तरीके से एक व्यवस्था देता है पूरे देश को, देश के नागरिकों को, देश के सरकार को, न्यायपालिका को, प्रेस को, मतलब हर तरीके की एक व्यवस्था बनी हुई है और पूरी व्यवस्था देता है। उसके बावजूद ये छेद आपको कहाँ दिखाई देते हैं? देखिए, क्या लगता है आपको? जी, बहुत ही अच्छा ये प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, हमारे देश में साक्षरता के साथ साथ विधिक साक्षरता की भी कमी है। हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया कि हमारे यहाँ अभी साक्षरता में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन विधिक साक्षरता में अभी इम्प्रूवमेंट नहीं है। हालांकि इसके लिए जो राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर विधिक समितियां हैं, वो प्रयास कर रही हैं और हम लोग भी, चूँकि हम लोग विधिक शिक्षा प्रदान करते हैं, तो हम लोग गांव में जाकर छोटे छोटे लीगल अवेयरनेस कैंप लगाते हैं ताकि लोगों को विधि के बारे में जानकारी हो। अगर समाज का हर व्यक्ति साक्षरता के साथ साथ
विधिक साक्षरता के ऊपर जी, जोर दे जी। तो ये गैप फिल हो जाए। जी, जो ये विधिक साक्षरता की आपने बात की, तो इसको लेकर के अभी तक कॉलेज के स्तर पर क्या प्रयास किए गए? जी, देखिए राज्य के हर कॉलेज जी, में एक नहीं वो जो जो गाइडलाइन है उसकी तो बात एक है, जी, जी। लेकिन जो जिससे आप संतुष्ट हो सकें, जी। इस तरीके के क्या काम हुए हैं जी। जिससे विधिक साक्षरता को बढ़ावा मिले? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ मैम कि हम लोग अपने आसपास के जो पिछड़े हुए गांव हैं जी, उनको चिन्हित करते हैं जी, और वहाँ जाकर हम विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन करते हैं। जी, वहाँ उनकी समस्याएं लेते हैं जी, और उनको विधिक जानकारी प्रदान करते हैं। जी। इसके साथ साथ हमने अपने महाविद्यालय में एक निःशुल्क विधिक सहायता केंद्र की स्थापना की है, अच्छा, जिसमें कोई भी आकर अपनी किसी भी विधिक समस्या से संबंधित जी। अपनी जो प्रॉब्लम है वो हमारे साथ में, हमारे छात्रों के साथ में शेयर कर सकता है। तो और वहाँ हम उसको शिकायतें दर्ज हुई है? जी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अपनी शिकायतें लेकर आते हैं और हम उस समस्या का समाधान उनको देते हैं। जो हमारे लेवल पर होता है वो हम करते हैं और जो आगे उनको करना चाहिए हम उसकी सलाह उनको देते हैं। जी, जी, शुक्रिया सर। जैसा कि सर ने बताया कि एक विधिक साक्षरता के लिए कार्यक्रम करने के साथ-साथ विधिक साक्षरता के लिए कार्यक्रमों के आयोजन के साथ-साथ एक विधिक सहायता केंद्र की स्थापना भी कॉलेज स्तर पर की गई है, जिससे जो आसपास के जो ग्रामीण हैं वो उससे लाभान्वित होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इस तरीके के जो कॉलेजेस या विधिक सहायता केंद्र जहाँ पर भी है, आम आदमी को इसकी जानकारी रखनी चाहिए और उन विधिक सहायता केंद्रों का लाभ अवश्य उठाना चाहिए, ताकि वो किसी न किसी संकटग्रस्त स्थिति में एक माकूल जो सहायता है वो प्राप्त कर सके। धन्यवाद सर। ओके। तो जैसा कि अभी प्राचार्य महोदय ने बताया कि कॉलेज में कई तरह की गतिविधियां यहाँ पर हुई है। हम कुछ विद्यार्थियों से बात करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये जो पूरा जो आयोजन है वो किस रूप में सफल रहा है। तो हम बात करते हैं। आपका नाम? अमन दास। अमन, आपने किन किन गतिविधियों में प्रतिभाग किया और कैसा लगा आपको? जी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डे का जो सेलिब्रेशन है वो बेसिकली वीक लॉन्ग चला है, पूरे हफ्ते चला है। तो उस हफ्ते के दौरान हम लोगों ने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स करवाए। पर्सनली मैंने मूड कोर्ट में, मेरी एक टीम थी, मैं उनका मेंटर था और साथ ही में मैंने पैनल डिस्कशन किया है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है हमारे देश का, उसके ऊपर हमने पैनल डिस्कशन किया है और उसी के साथ साथ हमने क्लाइंट काउंसलिंग का एक कंपटीशन किया है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि जब एक एडवोकेट अपने क्लाइंट से डील करता है वो कैसे कैसे डील करता है और कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं उससे। अच्छा, तो अमन, आप मुझे ये बताइए कि जो आपराधिक न्याय प्रणाली पर आपने अपनी बात रखी, क्योंकि वो पैनल डिस्कशन था, तो आपने एक पैनलिस्ट के तौर पर जो महत्वपूर्ण बात रखी वो क्या थी आपके बारे में? मेरा टॉपिक था बेसिकली बेल रिफॉर्म्स और हमारे देश में जो जेल है उनके अंदर जो ओवर क्राउडिंग हो रही है प्रिजनर्स की, उसके विषय पे मेरी टॉपिक अच्छा, था। जी, मतलब मानवाधिकार जो हनन हो रहा है उसको लेकर के, तो क्या लगता है आपको पूरे देश के सिनेरियो में क्या है स्थिति? देश के सिनेरियो में अगर मैं लॉ के तरीके से बोलूं या फिर किताबी भाषा में बोलूं, हमारा देश रिफॉर्मेटिव अप्रोच रखता है प्रिजनर्स के तरफ। ठीक है, उसका मतलब ये है कि हम प्रिजनर्स को दोषी की तरह या फिर पनिश नहीं करते हैं, हम उनको उनके अंदर बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो वो है हमारे देश का जो सिनेरियो, लीगल सिनेरियो। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे जेल में उनके लिए पढ़ाई की सुविधाएं भी है। ठीक है, उनके लिए मंदिर मस्जिद जो भी है उनका धार्मिक वो है, उसके लिए भी सुविधाएं हैं। उनका खेल कूद के लिए भी है। अगर कोई प्रिजनर ऐसा भी है जो पढ़ना चाहता है तो उसके पढ़ाई के लिए भी हम लोग, मतलब हमारे देश में सुविधाएं हैं कि वो जेल के अंदर से भी पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर सकता है। पर इसमें दिक्कत ये हो रही है कि जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं। अच्छा। फॉर इंस्टेंस, मतलब मैं अगर एक इंडियन जस्टिस रिपोर्ट आया है 2025 का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट निकालता है, तो उसके चलते वहाँ पे ये कहा गया है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी जेल में 100 लोगों के लिए जगह है, वहाँ पे नेशनल एवरेज है ये कि वहाँ पे 100 लोगों के बजाय 130 लोग रह रहे हैं, है ना।
तो वो चीज कहीं ना कहीं किसी के भी मौलिक अधिकारों को वहाँ पे वायलेट करता है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, क्यों करता है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जो हमारे जीने का अधिकार है वो सिर्फ ये नहीं कहता है कि मुझे जिंदा रहना है, वो कहता है मुझे अपने मेरा जो सम्मान है उसके साथ जिंदा रहना है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक बिस्तर पे आप कह रहे हैं 2 लोगों को सोने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनका सोने जो वो सो नहीं पाएंगे गर्मी के वजह से या किसी भी कारण की वजह से, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, जिसमें राइट टू स्लीप भी आता है, उसे भी कहीं ना कहीं वायलेट करता है, राइट। और ये मुद्दा नेशनल लेवल पे 130 है, पर मैं अगर तिहाड़ की जेल की बात करूं, सेंट्रल जेल की बात करूं, वहाँ पे ये आंकड़ा 411 है। मतलब जहाँ पे 100 लोगों के लिए जगह है वहाँ पे 411 लोग रह रहे हैं जी। तो वो बहुत एक बड़ा नंबर है। अमन, मैं आपको बताऊं कि मैं ये करीब 2003 की बात है, कादम्बिनी में मेरी एक कविता प्रकाशित हुई थी और उस पर जब प्रतिक्रियाएं आई थी तो उसमें एक तिहाड़ जेल के पुणे से एक कैदी की भी एक प्रतिक्रिया मेरे लिए आई थी। तो तब मैंने एक बात को समझा कि अच्छा, जो जेल होती है वहाँ इस तरीके के पुस्तकालय भी होते हैं, उनको पढ़ने का अवसर भी दिया जाता है। वो फिर मैंने मानवाधिकारों की जानकारी ली। आपने कोई इस तरह का अध्ययन किया हो और समझा हो कि क्या स्थिति है अभी देश भर में, कि जो लोग पढ़ने लिखने के शौकीन हैं, उनको माना किसी के अंदर इतनी क्षमता है कि हम जेल से बाहर रहते हुए तो कोई भी व्यक्ति अपनी पुस्तक निकाल ले रहा है, क्या जेल के भीतर रहते हुए किसी कैदी की कोई पुस्तक या कुछ इस तरीके का कोई डेटा एनालिसिस किया आपने? अभी फिलहाल तो मेरे पास डेटा नहीं है, पर मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारे देश में जो हम अभी तक ये वर्ड यूज करते हैं जेल, ये कहीं ना कहीं गलत है। अच्छा। क्योंकि ये अब जेल नहीं रहा, ये अब रिफॉर्मेटिव सेंटर है जी। और सेंट्रल जेल जो होते हैं उनका नाम चेंज करके अब सेंट्रल रिफॉर्मेटिव सेंटर्स रखा जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है वो ये नहीं है कि हमें उनको पनिश करना है, हमें उनको सुधार लाना है। और जी बिल्कुल, मतलब ऐसे, मतलब मेरे पास डाटा तो नहीं है, पर मेरे आंखों के सामने मैंने बहुतों को देखा है जो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। इनफैक्ट सिर्फ पढ़ाई नहीं, फॉर एग्जांपल अगर किसी को हाथों के काम का ज्यादा नॉलेज है कि वो कारपेंट्री कर सकते हैं या फिर कुछ भी बुनाई कर सकते हैं, स्वरोजगार से जुड़े हुए क्षेत्र में कहीं भी कुछ कर सकते हैं। उनको वहाँ पे भी उनको फिर दिया जाता है, मौका दिया जाता है। बड़ा अच्छा लगा हमको आपसे बात करके। तो ये थे अमन ने आपराधिक न्याय प्रणाली पर हमसे बातचीत की कि किस तरह का अभी चल रहा है हमारे देश में और क्या जो लिखित में हमारे पास जो वैधानिक एक व्यवस्था है उसके तहत क्या होना चाहिए। तो हम कुछ और लोगों से भी बात करना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? सुनिधि। सुनिधि, आप कौन से ईयर की छात्रा हैं? मैं 5th ईयर की छात्रा। अच्छा, आपने किन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया है? मैंने क्विज कंपटीशन में मूड कोर्ट में मैं एज अ मेंटर मैंने प्रेजेंट किया है बच्चों को, 2 टीम्स को। मूड कोर्ट का क्या सब्जेक्ट था जिसको आपने मेंटर किया? मूड कोर्ट में बेसिकली मूड कोर्ट क्या होता है कि जो कोर्ट की चीजें नहीं, सब्जेक्ट क्या था, किस विषय पर? हमारा फैमिली लॉ का एक वो था, उसमें यूसीसी की एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड वो। जी, उसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूंगी कि वहाँ पर मूड कोर्ट में जो प्रदर्शन रहा वो क्या था और किस तरीके से उसको निभाया गया। हाँ, तो जो हमारा मूड कोर्ट था वो हमने, क्योंकि 1st और 2nd ईयर के भी छात्र थे उसमें, तो इसलिए हमने उनको उनकी एज को और उनके नॉलेज को ध्यान में रखते हुए वो फैमिली लॉ से रिलेटेड हमने एक वो प्रॉब्लम बनाया था। उसमें यूसीसी से रिलेटेड भी था, उत्तराखंड यूसीसी जैसे अभी आया था। तो उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ जी, उसमें यही था कि जो अगर पर्सनल लॉज है और यूसीसी है तो उनमें अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो क्या होना। तो जो यूसीसी के आने से पहले वाली शादियाँ थी उन पे यूसीसी अप्लाई होगा या नहीं होगा, या फिर उसमें जो सारे सिविल राइट्स है जैसे कि मेंटेनेंस लेना, एलिमनी लेना, वो सारे कैसे डील होंगे, मतलब वो पुराने पर्सनल लॉ से डील होंगे या फिर नए यूसीसी से डील होंगे। तो ये मेन प्रॉब्लम थी हमारे इस मूड कोर्ट की। तो हमने बस इसी से रिलेटेड बच्चों के आर्गुमेंट्स कराए, बच्चों के रिसर्च कराई, बच्चों की उन्होंने काफ़ी रिसर्च करी इस बारे में, काफ़ी आर्गुमेंट्स हुई। तो बस उसके बाद जो 2 टीम जीतती है तो एक लॉ स्टूडेंट के तौर पे, जैसे अभी एक जो वक्ता थे, वक्ताओं ने आपको बताया कि भाई किस किस तरीके से आपको क्या बन करके आप एक वकील बनने के बाद किस तरीके से काम करना चाहोगे आगे? वकील अभी तो फिलहाल हम लोग सारे लॉयर्स हैं, क्योंकि अभी हमने वो नॉलेज गेन नहीं करी है, अभी भी हम कर ही रहे हैं। नहीं, लेकिन आगे जो जब अब बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है, आप भी साथ में ही हो ना? हाँ जी। हाँ, तो
बहुत जल्दी अब आप वकील बनने की तरफ है, एडवोकेट बनने की तरफ है। तो जैसे जो मुख्य अतिथि थे उन्होंने भी कहा कि आपको इस तरीके से काम करना है। पूरा अंबेडकर का जो ताना बाना था, जो काम उन्होंने किया, संविधान तैयार किया। अब अच्छा, कोई वक्ता ऐसे रहे जिन्होंने ये कहा कि भैया जो संविधान की मूल भावना है उसके हिसाब से तो काम ही नहीं हो रहा है। आप क्या कहोगे इस पर? एक हम बस क्योंकि हमारी जनरेशन ऐसी है, हम लोग बस यही कोशिश करेंगे आगे जाके कि अगर हम कोर्ट में जाते हैं एज अ एडवोकेट जाते हैं, तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि हम नैतिकता के रास्ते पे चले और हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा बचा के रखें और उसके कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांतों पे चलने की कोशिश करेंगे। जी जी जी, एक बार फिर से अपना नाम बता दीजिए। सुनिधि सिंह। कौन सी ईयर की छात्रा हैं? 5th ईयर। और किसमें पार्टिसिपेट किया था वो भी आप बताएं। मैंने मूड कोर्ट में ही किया था, मेंटरशिप की थी उसमें, और इसके अलावा मैंने पीपीटी प्रेजेंटेशन किया था। उसके अलावा मेरा पैनल डिस्कशन में भी था। उसके अलावा क्लाइंट काउंसलिंग भी थी मेरी। तो बहुत सारे प्राइजेस भी आपने लिए हैं, उसके लिए बधाई है आपको। थैंक यू सो मच। अब मेरे साथ आज संविधान दिवस के अवसर पर एक ऐसे साथी मौजूद हैं जो रीजनल रिपोर्टर की रीड की तरह काम करते हैं, और रीजनल रिपोर्टर इनके सुझावों के बिना एक अधूरापन महसूस करता है। भारती जी हमारे साथ हैं। और भारती, आज जो सिद्धार्था लॉ कॉलेज में जो विभिन्न कार्यक्रम हुए हैं, भारती ने भी कई सारे प्राइजेस यहाँ पर जीते हैं। भारती, क्या लगता है तुमको इस तरीके के जो आयोजन हैं उनकी उपादेयता किस तरीके से महसूस होती है? इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, क्योंकि कई सारे वर्षों से आप संविधान दिवस के कार्यक्रम को अपने कॉलेज में सेलिब्रेट कर रही हो, और अगला जो साल होगा हो सकता है कहीं किसी कोर्ट में या जहाँ भी तुम आगे का जो तुम्हारी व्यवस्था होगी उसके हिसाब से सेलिब्रेट करोगी। तो क्या लगा तुमको कि इस तरीके के जो आयोजन होते हैं उनकी उपादेयता को कैसे महसूस किया है तुमने? मैडम, इस तरह के आयोजनों की यदि मैं बात करूं तो संविधान दिवस को जब हम मनाते हैं और जब हमारे बीच में हम जब अपने से बड़े उन वक्ताओं को सुनते हैं जिनसे हम आए दिन सीख रहे हैं, तो ये समझ आता है कि एक जो एक भावना हमारे लिए शायद हमारे तिरंगे मतलब हमारे धर्म के प्रति होती है, या हमारी अब वो चाहे गीता हो, कुरान हो, या जो जिसकी धार्मिक मान्यता है, वो उस तरह की भावना हम लोग संविधान दिवस के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जब हम उस संविधान की पुस्तक को देखते हैं। और सौभाग्य से मेरे विद्यालय में मैंने और भी जैसे सरकारी माध्यमों से मेरी शिक्षा थी, लेकिन यहाँ आकर के मैंने जब संविधान की वो पुस्तक देखी जो सामान्य व्यक्ति नहीं देख पाता है। आप बाजारों में जाइए, आपको तरह तरह की पुस्तक मिलेंगी, लेकिन संविधान का मूल स्वरूप नहीं मिलेगा। और ये सबसे बड़ा मतलब चिंता की बात है। हम तरह तरह की किताबें देखते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इन कार्यक्रमों की उपयोगिता ये है कि हम अपने विधिक ज्ञान को और ज़्यादा विकसित करते हैं। हमारे विद्यालय जैसे हम लोग नुक्कड़ नाटक करवाते हैं, जगह जगह गाँव में जाते हैं, है ना, और उन बच्चों को, उनके माता पिता को प्रयास करते हैं कि हम उनको एक विधिक ज्ञान दे पाए, है ना। और ये हर राज्य की जैसे विधायिका भी होती है, उसकी भी एक जिम्मेदारी है। तो ये सब मुझे इस मामले में ये उपयोगिता लगते हैं कि हम लोग अपने आप भी कुछ सीख रहे हैं, और आने वाले समय में अपने यहाँ से बाहर भी, अब चाहे वो कई बार किसी बच्चे का मामला होता है ना, तो हम उसके लिए लगे रहते हैं कि बल्कि मैं अकेले के रीजनल रिपोर्टर की पूरी टीम हम लोग लगे होते हैं कि यार इस मामले को उठाया जाए, CWC को बुलाया जाए। और ये सारी उपलब्धि फिर मुझे इन कार्यक्रमों की ही उपयोगिता लगती है, ये सब कुछ। भारती, आपको भी जिस तरीके से अभी ये जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में हम देख रहे थे कि कई सारी ट्रॉफीज यहाँ पर मिली हैं, तो आपने भी निसंदेह यहाँ पर कई आयोजनों में प्रतिभाग किया। वो कौन से आयोजन थे जिसमें आपने प्रतिभागिता की, और कौन से वो कार्यक्रम रहे, उनके थोड़ा सब्जेक्ट भी बताइएगा। और मतलब वो जो कार्यक्रम थे वो विद्यार्थियों को किस तरीके से उपयोगी साबित होंगे, आपका विश्लेषण क्या कहता है? जैसे मैंने खुद, हमारे विद्यालय में अलग अलग कार्यक्रम हुए, मेरा नाम खुद 5 कार्यक्रमों में भी था,
और उनमें से 3 में मतलब एक मीन्स एक बेहतर रिजल्ट मैं बोलूँगी, एक बेहतर परिणाम मिला। और 5 कार्यक्रमों में भाग लेना मेरे लिए संतोषजनक है, मतलब वो सीखने का अवसर था कुछ ना कुछ, और वो उत्साह भी भर रहा था। और जैसे मेरा जो अभी रिसर्च पेपर है उस पीपीटी के प्रेजेंटेशन में तो हमारे 19 प्रतिभागी थे, उनमें से तीसरे स्थान का मुझे जो पारितोषिक मिला है, तीसरे स्थान का मिला है। पारितोषिक से भी महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने यूसीसी के भीतर जो लिविंग रिलेशनशिप का जो एक चलन है, मेरा डिबेट का विषय भी ये था कि क्या ये संस्कृति का पतन है या कानून के प्रति मतलब इसको एक प्रगतिशील कदम बोलेंगे। तो इस पे खैर कभी डिटेल बातचीत फिर कभी हम लोग रीजनल रिपोर्टर के फोरम में लेकर के आएंगे। और इसके अलावा एक जो क्लाइंट एडवोकेट्स क्लाइंट काउंसलिंग का एक कंपटीशन था, उसमें मैंने प्रतिभाग किया था और उसमें बेस्ट क्लाइंट का एक जो पारितोषिक है वो मुझे प्राप्त हुआ है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आपको जो क्लाइंट जब पहुंचता है अपने लिए न्याय की गुहार लेकर के, तो क्या वो दिक्कतें रहती हैं पुलिस के पास भी, क्योंकि पुलिस के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं, पुलिस को लेकर के भी क्या लगता है आपको कि उनके सामने क्या परिस्थितियां होती हैं, या जो क्लाइंट होता है उसके सामने क्या क्या दिक्कतें होती हैं? पुलिस के सामने अगर मैं बात करूं तो जैसे हम बहुत सामान्य देखते हैं, पुलिस मतलब पुलिस के पास में एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है ना। एक छोटे से छोटे भैया नेता भी आएंगे और पुलिस भाई साहब को धमका के चले जाएंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, है ना। फिर राज्य कभी नहीं चाहता, कोई भी राज्य हो या कोई भी जिला हो, कोई भी जगह हो, वो कभी नहीं चाहता हमारे आंकड़े बढ़ के आए, है ना। ये ना दिखे कि हिंसा हुई है, ये ना दिखे कि हत्या हुई है। इसी अंकिता का मामला क्या था, उस मामले में भी तो यही था। भाई ठीक है किसी के साथ कोई अपराध हो गया, लेकिन उनके लिए तो आप आंकड़ा ही है ना एक तरीके से, तो वो नहीं चाहते आंकड़ा हो। अभी एक मामला जो हमने देखा, आप ही उसकी मतलब आप ही के नेतृत्व में हम लोग मतलब प्रयास कर रहे थे, रीजनल रिपोर्टर की टीम। आपने देखा मेडिकल जांच की क्या स्थिति थी, मेडिकल जांच तक नहीं हो रहा है। तो ये अपने आप में, और जब ये पुलिस ऐसे साक्ष्यों को छोड़ती है ना मैडम, उस दौरान तब ये मामला कोर्ट में कमजोर पड़ता है। अंकिता भंडारी के मामले में क्या था, साक्ष्य नहीं मिले तो ये हो रहा है। मेरा पैनल डिस्कशन का टॉपिक यही था, जिसपे मैंने साइबर अपराधों के जो चुनौतियां हैं, कहाँ चुनौतियां आ रही हैं और कहाँ रोकथाम होना चाहिए, उस पे बात। वहां भी सबसे बड़ी बात यह है, सर्वोच्च न्यायालय कह रहे हैं कि हम बेल नहीं देंगे साइबर अपराधी को, लेकिन समस्या ये है कि साक्ष्य ही नहीं बच रहा है ना। आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आप अभी कोई ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मैडम, हम और आप यहाँ बैठ करके, यदि इसको न्यायालय में मूल प्रति साबित करवाना पड़े तो आपको और मुझे पहले जा करके फॉरेंसिक लैब में इसकी पुष्टि करवानी पड़ेगी, सामने वाला वकील। मतलब कितना मुश्किल है ना, हमको साक्ष्य सिद्ध करना बेहद मुश्किल है। तो वहां पे जब पुलिस की ये स्थिति देखने को मिलती है, तो ये अपने आप में, और एक क्लाइंट के रूप में यदि मैं कहूँ, साक्ष्य जुटाना और फिर उसके बाद अपराध को साबित करना बहुत जटिल। हाँ, एक क्लाइंट के रूप में मुझे समझ आया कि आप अपने तथ्यों को बहुत अच्छे से रखिए, है ना। आप अपनी बात को पूरी रखिए। आप जितना जो वकील साहब है उनके सानिध्य में चीजों को बिठाते हैं, तालमेल करते हैं, तब जाकर के चीजें हो पाती हैं, है ना। तो भारती जी से हमारी बातचीत हुई है, अभी बहुत छोटी बातचीत हुई है, लंबा ताना बाना लेकर हम फिर आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।